हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को राम राम। दोस्तों, मैं सतीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि गुरुजी मारवाड़ी में पढ़ाओ। जो क्लास में आप लोग जैसे हर एक टॉपिक को मारवाड़ी में प्रेजेंट करते थे, सेम उसी तरीके से पढ़ाओ। तो भाइयों, आप लोगों ने एक बात बता दूं कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को मारवाड़ी में पढ़ेंगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट वालों को कुछ ही पता नहीं लगेगा। ब्रिटिश सरकार थोड़ी नाराज़ हो जाएगी हमसे कि यार हमारा जो हम लोगों ने भारत में जिस प्रकार से शासन किया उसको ये आदमी मारवाड़ी में पढ़ा रहा है। तो भाइयों, मारवाड़ी हम लोग पढ़ेंगे जब हमारे राजस्थान की बात आएगी, जब हम लोग राजस्थान राज्य व्यवस्था पर डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको पक्का मारवाड़ी में पढ़ाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लेकर के। संविधान सभा का पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने संविधान सभा की डिमांड पर डिस्कस की कि कैसे कैसे डिमांड उठी। इसके बाद हमने सेकंड पार्ट में कंपोजिशन पढ़ा कि किस प्रकार से 1946 की कैबिनेट मिशन योजना ने जो संविधान सभा का गठन किया, चुनाव कराया। सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जुड़ जाइए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूं साथियों। जी हाँ, हम सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, खमा गणी, अजमल अवतार की जय। हाँ, तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट 3 की ओर। 1946 की जो कैबिनेट मिशन योजना थी भाइयों, इसमें मैंने बताया कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली था, उसके 3 सदस्य भारत आए 24 मार्च 1946 को। उन तीनों में अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, जिसका डेजिग्नेशन मैंने आप लोगों को बताया भारत सचिव। दूसरा आदमी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। तीसरा नौसेना मंत्री एवी अलेक्जेंडर। 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में जो चुनाव कराने का जो आधार बताया गया, वो आधार प्यारे बच्चों अप्रत्यक्ष था। मैंने आपको बताया संविधान सभा की सीटों की संख्या 389 इस रिपोर्ट के आधार पर 1946 की। रिपोर्ट में 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर एरिया, जिनके नाम मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताए। इसके बाद जो मतदाताओं की श्रेणी थी 3 भागों में बंटी। चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 296 सीटों के लिए। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ विजय हासिल की। 73 सीटें जो विपक्ष था मुस्लिम लीग, उसके खाते में गई। 15 अन्य। लास्ट में जाते जाते मैंने आपको सीटों के बारे में बताया कि कुल जो महिला सीटें थी वो 15 थी, और उसके बाद अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या 26, और से जो शेड्यूल ट्राइब था अनुसूचित जनजाति, उसकी सीटों की संख्या 33। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि जो संविधान सभा है उससे रिलेटेड जो हमारे जो पॉइंट्स है, पहला संविधान सभा की मांग हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। दूसरा कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा का गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे मैंने आप लोगों को बताया। तीसरा जो हमारा टॉपिक था वो था वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो भाइयों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिशन के बाद का जो हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान सभा की बैठकों से, जहां से बच्चों क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ध्यान से अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए, पढ़ने के लिए तैयार रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था। आज का हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट फर्स्ट था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा 3 नंबर का टॉपिक है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से संबंधित है। वो टॉपिक है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हिंदी में लिखूं प्यारे बच्चों, संविधान सभा की प्यारे भाइयों, अगर मात्रा में हिंदी में लिखने में अगर थोड़ा अभी बहुत
कोई त्रुटि होती है तो आप लोग इस पे ध्यान ना दीजिएगा, आप लोग भावनाओं को समझे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो मेरी शिक्षा दीक्षा है वो ब्रिटिश जो है वहीं से पढ़ा लिखा हूँ साथियों। मैं लंदन में पूरी पढ़ाई लिखाई हुई है, तो हिंदी थोड़ा क्या है कि थोड़ा कम आता है मेरे को, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों क्लासेस में बता रखा है कि हिंदी थोड़ी कमज़ोर है मेरी, तो अगर मात्रा आगे पीछे हो तो आप लोग भावनाओं को समझे। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, कि कैसे संविधान सभा की जो अंतरिम सरकार बनी 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर उसने कैसे कार्यप्रणाली के द्वारा संविधान का एक प्रारूप तैयार किया जिसे भारत में सभी राजनीतिक दलों ने मान्यता दी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की बैठकों से। मीटिंग्स कह दो, सेशन कह दो, एक ही बात है। मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। शुरुआत में हम लोग बात करते हैं प्रथम बैठक की। हम बात करने जा रहे हैं संविधान सभा की पहली बैठक से। जितनी भी बैठकों से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों, आज आप इस भाग में कवर कर लेंगे। जो बैठकों से हम लोग डिस्कस करेंगे, जिन बातों को, जिन तथ्यों को हम लोग पढ़ेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ। बस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। जब चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में, उसके बाद 6 दिसंबर तक संविधान सभा ने अपना जो पहले का जो प्रोसेस रहता है, प्रक्रिया रहती है, उसको पूरा कर लिया था। आप लोग अगर याद रखना हो तो आप लोग कह सकते हो कि जो संविधान सभा है उसने अपना पूरा काम कब तैयार कर लिया, 6 दिसंबर 1946 को। या आप लोग दूसरे शब्दों में यह कह सकते हो कि संविधान सभा पूर्ण रूप से कब बनी, 6 दिसंबर 1946, और उसका कार्यकाल शुरू होता है 9 दिसंबर 1946। अगर बात की जाए कार्यकाल की, तो भाइयों प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सरपंच हो, अगर किसी का कार्यकाल, अगर हम लोग बात करते हैं, जनरली 5 ईयर होता है। कार्यकाल की शुरुआत हमेशा याद रखें प्रथम बैठक से ही मानी जाती है, प्रथम बैठक से ही कार्यकाल शुरू होता है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। बैठक का समय 11 बजे सुबह का। रात को तो बैठक पॉसिबल कौन नहीं, तो जो समय था 11 बजे सुबह बैठक शुरू हुई 9 दिसंबर 1946 को, नई दिल्ली, भारत। सारी की सारी बैठकें दोस्तों दिल्ली में हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, समय था सुबह 11 बजे शुरुआत हुई। और इस बैठक से संबंधित जो जो बातें हैं ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उठता है अध्यक्षता से। कमेंट बॉक्स में कई बच्चे, जैसे यहाँ कोई तथ्य आया, कोई पॉइंट आया, तो जो बच्चे में से पहले पढ़ चुके हैं आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले उसका आंसर ना दीजिए, क्योंकि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उस पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो खाली रिविज़न के तौर पर देखते रहे, कमेंट बॉक्स में पहले आंसर ना दें। धन्यवाद। तो प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है, उस अध्यक्षता का जो श्रेय है यह दिया गया डॉक्टर S.N. सिन्हा को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति डॉक्टर S.N. सिन्हा। पूरा नाम लिखा जाए सच्चिदानंद सिन्हा। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि उस समय राजेंद्र प्रसाद जी, अंबेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी.टी. कृष्णामाचारी, जी.वी. मावलेकर, बहुत सारे लोग थे। उन लोगों को इस बैठक की अध्यक्षता करने का श्रेय हासिल क्यों नहीं हुआ? तो भाइयों प्रश्न ये उठता है कि क्या इनका निर्वाचन हुआ, क्या ये मनोनीत थे या सर्वसम्मति से चुने गए, या क्या कारण था कि इनको प्रथम बैठक की अध्यक्षता का श्रेय हासिल हुआ? तो अच्छे से देखिएगा,
इनको प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने का श्रेय हासिल होने के पीछे जो कारण था, सबसे बुजुर्ग सदस्य है। भाइयों याद रखें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर एस.एन. सिन्हा। इनको प्रथम बैठक की अध्यक्षता का श्रेय हासिल क्यों हुआ? क्या वे मनोनीत थे? एक ऑप्शन दिया जा सकता है। क्या वो निर्वाचित थे? एक ऑप्शन दिया जा सकता है। एक ऑप्शन आपको मिलेगा सबसे बुजुर्ग सदस्य होने की वजह से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा सी, सबसे बुजुर्ग सदस्य होने की वजह से डॉक्टर एस.एन. सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो अध्यक्ष चुना गया, प्रथम बैठक की अध्यक्षता का श्रेय इनको हासिल हुआ। याद रखें संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। कितने बजे शुरू हुई? 11 बजे। अगली बात, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर एस.एन. सिन्हा, सबसे बुजुर्ग सदस्य होने की वजह से। अगली बात बच्चों याद रखें, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाता है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन? आंसर शुड बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों चुना गया? सबसे बुजुर्ग सदस्य होने की वजह से। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और एक क्वेश्चन प्रथम बैठक की अध्यक्षता का जो श्रेय किसे हासिल हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग सदस्य होने की वजह से। अगला जो पॉइंट डिस्कस करने वाला है इस बैठक से संबंधित, वो है प्यारे बच्चों, कुल भाग लेने वाले सदस्य। हमारा उत्तर होना चाहिए 207। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? हमारा उत्तर होना चाहिए 207। मित्रों हालांकि कई बुक्स के अंदर आप लोगों को इसका आंसर 211 भी मिल सकता है, बट जो रियल डाटा है प्यारे बच्चों याद रखें 207। 211 के साथ आप लोग नहीं जाए। हाँ, हालांकि अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, अगर ऑप्शन में 207 नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑप्शन में 207 नहीं है तब आप लोग 211 के साथ जा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले ने इसके अकॉर्डिंग ही पूछा है जहां से उसने पढ़ा होगा। तो आप लोग ध्यान रखें संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? हमारा आंसर होना चाहिए 207। अगली बात, इस बैठक में कुल महिला सदस्य 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? हमारा उत्तर होना चाहिए 9। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि संविधान सभा में कुल जो महिलाएं जो थी, जिनकी जो टोटल सीटें थी संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 15 सीटें थी, और उन 15 सीटों में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल। याद रखना दोस्तों कि जो संविधान सभा की जो 15 महिलाओं की सीटें थी उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल। मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा जब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। याद रखें प्रथम बैठक में कुल सदस्य संख्या 207। कुल महिला सदस्यों ने कितनों ने भाग लिया? 9। याद कैसे रखें? तो याद करने का तरीका मैं आपको एक बताता हूं कि जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को, तो जो बैठक है 9 दिसंबर को हुई है, तो आप लोग याद रखें 9 दिसंबर को 9 ही महिलाएं आई। तो आप लोग इसे याद रख सकते हो कि जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर, 9 ही महिलाएं आई। टोटल सदस्य 207, अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि सबसे बुजुर्ग सदस्य होने की वजह से, और अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्परेरी बनाया गया इनको अध्यक्ष। तो इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु इस बैठक से संबंधित, प्रथम बैठक को लेकर के मुस्लिम लीग ने इस प्रथम बैठक का बहिष्कार किया।
बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों कि संविधान सभा की कौन सी बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया? प्रथम बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग की जो सीटें थी 73। तो आप लोग याद रखिए, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी जो मुस्लिम लीग थी जिनकी पूरी सीटों ने बहिष्कार किया। दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग कमेटीज़ पढ़ेंगे। मोहम्मद सादुल्ला वगैरह बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जिन्होंने पूर्ण रूप से बहिष्कार नहीं किया था, बैठकों में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। तो प्रथम बैठक का बहिष्कार जब मुस्लिम लीग ने किया, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी, उस अंतरिम सरकार में 2 पार्टियां थी। अगर हम लोग बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष, विपक्ष की बात करें तो मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग इस बात से नाराज़ थी क्योंकि एक तो चुनाव हारा, दूसरा अलग से संविधान सभा की मांग, तीसरा पार्टीशन की मांग, विभाजन की बात। तो मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक में भाग नहीं लेना उचित समझा, बहिष्कार किया। जब साथियों ये कंडीशन उठी कि भारत में 2 पार्टियां बनी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जब सत्ता पक्ष आ चुका है, विपक्ष आया नहीं है, तो इस बात को लेकर के इस प्रथम बैठक की आलोचना हुई। इस आलोचना को लेकर के एक कमेंट आया, इस कमेंट पे भी आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। इस बैठक को XPM ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने बच्चों जो पहली बैठक थी इसको लेके कमेंट किया कि सत्ता पक्ष आया बैठा है, विपक्ष आया नहीं है। तो ये जो बैठक है ऐसे लग रही है जैसे बिना दुल्हन की शादी। बहुत अच्छी बात लिखी गई है यहाँ पे कि जो एक पार्टी आ चुकी है बैठक में, विपक्ष आया नहीं है। इसी बात को लेकर के इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल साहब ने यह कहा कि ये बैठक मानो ऐसे लग रही है कि शादी हो रही है, दूल्हा आ चुका है, दूल्हे का मतलब कांग्रेस पार्टी और दुल्हन हमारी यहाँ मुस्लिम लीग। तो इन्होंने कमेंट किया कि यह बैठक ऐसे लग रही है जैसे बिना दुल्हन की शादी, कि ब्याह तो हो रही है, बींद राजा आ गया, दूल्हा आ गया, लेकिन दुल्हन गायब है। तो याद रखें, संविधान सभा की कौन सी बैठक को बिना दुल्हन की शादी की संज्ञा दी गई है? प्रथम बैठक किसने दी? इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। तो दोस्तों पहली बैठक से हमने जो बातें डिस्कस की है एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को समय 11 बजे शुरू नई दिल्ली में। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर एस.एन. सिन्हा सबसे बुजुर्ग सदस्य होने की वजह से चुने गए। नेक्स्ट बात, टोटल सदस्य भाग लेने वाले 207, टोटल महिला सदस्यों की संख्या 9 और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। तो इस बहिष्कार को देखते हुए कमेंट आया XPM ऑफ इंग्लैंड विंस्टन चर्चिल का कि यह बैठक ऐसे लग रही है जैसे बिना दुल्हन की शादी। तो यह तो बात थी प्रथम बैठक की। अब बात करेंगे दूसरी बैठक की। चलिए आगे बढ़ते। दूसरी बैठक, गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। गुड मॉर्निंग बच्चे। कमेंट्स पे जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि मैं ध्यान नहीं देता हूँ प्यारे बच्चों, अपना काम है सिर्फ आप लोगों के लक्ष्य तक आपको पहुँचाना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दूसरी बैठक की। पहली बैठक के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। प्यारे बच्चों आज की क्लास और जो नेक्स्ट क्लास है इस क्लास को आप लोग सीरियसली लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरी बैठक की तारीख 11 दिसंबर 1900, पहली बैठक 9 दिसंबर, उसके जस्ट 2 दिन बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। इस बैठक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं
पहली बात, स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, परमानेंट मेंबर चुन लिया गया, क्योंकि पहली बैठक में जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे। मैंने अभी आपको बताया परमानेंट जो अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजू माय फ्रेंड, बात करेंगे कि जब मैं और राजेंद्र प्रसाद साथ पढ़ा करते थे, बहुत ऐतिहासिक बातें हैं दोस्तों, इतिहास में डिस्कस करेंगे। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो क्वेश्चन उठता है वो यह उठता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि जब पहली बैठक को 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी आए हैं तो 2 दिन में तो कोई अध्यक्ष चेंज होने वाला है नहीं। आप ये गलतफहमी ना रखें, दूसरी बैठक में अध्यक्ष चेंज कर दिया गया और परमानेंट जो स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखें, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली बात, इस बैठक में जो दूसरी बैठक है, अध्यक्ष के साथ साथ 2 उपाध्यक्ष चुने गए, वाइस प्रेसिडेंट। दो उपाध्यक्ष, नियुक्त किए गए। 2 उपाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, जिसमें एक तो साथियों आपके एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी का पूरा नाम नरेंद्र कुमार मुखर्जी। दूसरे वी.टी. कृष्णामाचारी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा के प्रथम 2 उपाध्यक्षों के समूह को छांटो, तब आपको 4 ऑप्शनों में अलग अलग आदमियों के जो नाम दिए जाएंगे। अगर ऑप्शन ए बनाता है तो एस.सी. मुखर्जी, साथ में कोमा लगा करके राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी वी.टी. कृष्णामाचारी, फिर से राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी एस.सी. मुखर्जी, कोमा वी.टी. कृष्णामाचारी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कैसे भी आप लोगों से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस हमें याद रखना है एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। संविधान सभा की दूसरी बैठक में 2 उपाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस बैठक में, लीगल एडवाइजर। संवैधानिक सलाहकार। बच्चों, संविधान सभा की दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर एक संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति हुई और ये संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव का पूरा नाम याद रखिएगा, बेनेगल नरसिंह राव। बी.एन. राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव। याद रखें, संविधान सभा का प्रथम संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। कौन सी बैठक में संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति हुई? नंबर जो 2 नंबर की जो बैठक है उसके अंदर पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष, दूसरे में स्थायी अध्यक्ष, दूसरे में 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, वी.टी. कृष्णामाचारी, एस.सी. मुखर्जी। और दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति हुई बी.एन. राव, जिन्होंने हमारे संविधान का प्रारूप सबसे पहले पेश किया। बात करेंगे हम लोग जब हम कमेटीज़ पढ़ेंगे। बी.एन. राव वो शख्स थे दोस्तों जिन्होंने निस्वार्थ, किसी भाव के, निस्वार्थ, बिना किसी चार्ज के, कोई इन्होंने फ़ीस नहीं वसूली, ना ही ये किसी कमेटी के मेंबर थे, अपना योगदान दिया संविधान के निर्माण में। याद रखें, संविधान का जो इतिहास है मित्रों, एकमात्र ऐसा शख्स जिसने निस्वार्थ भाव से संविधान बनाने में अपना योगदान दिया, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, संविधान सभा के प्रथम संवैधानिक सलाहकार। याद रखिएगा। अब बात करेंगे तीसरी बैठक की। तो आप लोग देख पा रहे हो, पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 11, तीसरी यूँ लगता है जैसे रीजनिंग चल रही हो, 13 दिसंबर 1946। आप लोगों ने देखा पहली बैठक
9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर। तो याद रखने में आसानी होगी कि देखो आप लोग रीजनिंग चल रही है यहाँ +2 विषम संख्याएं बढ़ रही है, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि चौथी बैठक 15 दिसंबर को ही होगी। साथियों स्टार्टिंग की 3 बैठकों के बाद जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उन्हीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 पे। चलिए, तीसरी बैठक में जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बैठक में एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। अब यहाँ से यह नहीं पूछा जाएगा कि तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की। तीसरी बैठक मैंने जब आपको दूसरी बैठक में साफ शब्दों में कह दिया कि परमानेंट स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए राजेंद्र प्रसाद जी। तो जब तक संविधान लागू हुआ तब तक राजेंद्र प्रसाद जी ने ही सभी बैठकों की अध्यक्षता की। तो पंडित नेहरू ने संविधान सभा की इस तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा, और यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हुआ 22 जनवरी 1947 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है मित्रों। जनवरी 1947। पहला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध संविधान सभा की कौन सी बैठक से है? आंसर शुड बी नंबर तीसरी बैठक की तीसरी बैठक का संबंध उद्देश्य प्रस्ताव से था। उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस नेता के द्वारा रखा गया? पंडित नेहरू के द्वारा। या उद्देश्य प्रस्ताव किस व्यक्ति की देन थी? पंडित नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब हुआ? चौथी बात 22 जनवरी 1947 को। याद रखिएगा ये तारीख। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब दी गई, कब स्वीकार किया गया? हमारा उत्तर होना चाहिए 22 जनवरी 1947। साथियों, यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? 2 शब्द इसके बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। उद्देश्य प्रस्ताव यह बताता था कि संविधान के उद्देश्य क्या होंगे। इस उद्देश्य प्रस्ताव में पहली बात यह बताएगी कि संविधान कैसे काम करेगा, संविधान के उद्देश्य क्या होंगे। यह हमें इस उद्देश्य प्रस्ताव से जानने को मिला, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हमारे संविधान की आत्मा है, उसका बेस बना, उसका आधार बना। तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका जो आधार था उद्देश्य प्रस्ताव, उसका संबंध संविधान सभा की कौन सी बैठक से है? तो तीसरी बैठक से। और पहली बात जो मैंने आपको बताई कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? संविधान के उद्देश्य। दूसरा, इस उद्देश्य प्रस्ताव में बात कही गई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। जनता के हित में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई। संविधान के क्या क्या उद्देश्य होंगे, संविधान का जो स्रोत है, जो जनता है, क्या यह जो संविधान होगा, क्या जनताओं की जो भावनाएं हैं उन पे खरा उतरेगा। बहुत सारी बातें थी, हम लोग बात करेंगे जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे। तो तीसरी बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी, नो डाउट। और अगली जो बात मैंने बताई कि संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हुआ। इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई। और सबसे बड़ी बात, संविधान का उद्देश्य क्या होगा, संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, यह बात इस उद्देश्य प्रस्ताव में बताई गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तीनों बैठकों के बाद
नेक्स्ट मीटिंग की ओर। प्यारे बच्चों, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर के बाद अगला जो महीना आता है वो आता है जनवरी का। तो कहने का मतलब है ईयर चेंज हो चुका है। 1947 आज़ादी वाला वर्ष आ गया। संविधान सभा अपना कार्यों को करती गई, बैठ के होती गई, सेशन चलते गए। अब बात करेंगे आज़ादी के बाद की। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा। जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली बैठक, ये जो जिसे मैंने बॉक्स में बंद किया है, आप लोग इस शब्द पे जाइए। एक अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो हमारा जो उत्तर होगा 31 अक्टूबर 1947। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, अगर उसी लाइन के आगे स्वतंत्र भारत लिखा आ जाए तो स्वतंत्र भारत का मतलब है आज़ाद भारत। 15 अगस्त 1947 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 31 अक्टूबर 1947। और जो संविधान सभा की सीटें थी वह भी 14 अगस्त के टाइम अलग थी। और उसके बाद जब आज़ाद हुए तो उसके बाद बात की जाए 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की सीटों की संख्या रह गई थी आफ्टर पार्टीशन 299, 299, जिसमें 229 ब्रिटिश प्रांतों से और बाकी ऊपर की 70 जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स से, देसी रियासतों से। तो अगर पूछा जाए कि जो आज़ादी के बाद की जो संविधान सभा की सीटों की संख्या कितनी रह गई थी, हमारा उत्तर होना चाहिए 31 दिसंबर 1947 को 299 संविधान सभा की सीटें। और स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947। इसी क्वेश्चन को अगर मैं आप लोगों को घुमा फिरा के बताऊं तो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ। एक तो आप लोगों से पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, आप लोगों को मैंने बताया 31 अक्टूबर 1947। उसी क्वेश्चन को अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपका उत्तर सेम टू सेम वही होना चाहिए जो संविधान सभा की स्वतंत्र भारत की पहली बैठक की जो दिनांक थी, जो तारीख थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ। ये बात याद रखिएगा, जो पटवार के बच्चे हैं इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, 31 अक्टूबर 1947। तो हम लोगों ने जो शुरुआत से बात की है, एक बार फिर से आप लोगों को बता दिया जाए। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर SN सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्षता का श्रेय क्यों हासिल हुआ, सबसे बुजुर्ग सदस्य होने की वजह से, ओल्डेस्ट मेंबर। पहली बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 207। कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया, 9। 9 दिसंबर को ही बैठक थी, 9 ही महिलाएं आई। और मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम बैठक का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार करने के बाद ये लोग सदन में नहीं पहुंचे। इस बात को थोड़ा हास्यास्पद जो कमेंट हुआ, विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने संविधान सभा की इस बैठक को बिना दुल्हन की शादी की संज्ञा दी। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किसने संविधान सभा की पहली बैठक को या इस प्रथम बैठक की तुलना बिना दुल्हन की शादी से की है, विंस्टन चर्चिल ने। इसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया राजेंद्र प्रसाद। बैठक में 2 उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, SC मुखर्जी, VT कृष्णामाचारी। और इसी बैठक में लीगल एडवाइज़र, एक संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र भी आप लोग कह सकते हो इसको, BN राव, संविधान सभा के प्रथम संवैधानिक सलाहकार।
तीसरी बैठक की बात की हमने। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। पंडित नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किस बैठक से है? तीसरी। बहिष्कार नहीं हुआ इस उद्देश्य प्रस्ताव का उस समय, और स्वीकार किया गया इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को, याद रखिएगा। और साथ ही साथ इस संविधान के इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो बात बताई गई कि संविधान के क्या उद्देश्य होंगे, संविधान कैसे काम करेगा, और साथ ही साथ ये जो 3 शब्द बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात। अगली जो बात मैंने आपको बताई, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947, और आज़ादी के बाद अगर जो समीकरण थे, सीटों की संख्या थी संविधान सभा की, जो रह गई थी 299। और इसी बात से संबंधी मैंने आपको एक बात और बताई कि संविधान सभा का पुनर्गठन पूछे 31 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट, अब जो बैठक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बातें इसी बैठक से उठती है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अंतिम बैठक। चौबीस जनवरी 1950। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। इस 24 जनवरी 1950 को क्या क्या बातें हुई? पहली बात आप लोग ध्यान से देखिए, एक तो लिखी पड़ी है कि अंतिम बैठक जो संविधान सभा की है 24 जनवरी 1950 को। इस तारीख को संविधान सभा ने सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय गान को मान्यता दी, स्वीकार किया। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय गान। नेशनल एंथम को अपनाया गया। इंग्लिश में बोलूँ तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने अडॉप्ट किया नेशनल एंथम को, राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया, मान्यता दी, एक ही बात है। तो अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, कब संविधान में दर्जा दिया गया, फाइनली 24 जनवरी 1950 को। और आप लोगों को एक बात बताई जाए कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान को लेकर के अगर आप लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं तो ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय गान हमारा आप लोग सभी जानते हैं, जन गण मन, नंबर 1 बात। दूसरी बात इससे संबंधित है जो यहाँ से बनता है, गाने की अवधि हम सभी जानते हैं 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि 52 सेकंड। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि बताइए। ऑप्शन ए 48 से 52 सेकंड, ऑप्शन बी 50 से 54 सेकंड, सी कुछ ही बना देगा, डी कुछ ही बना देगा। तो हमारा उत्तर होना चाहिए 48 टू 52 सेकंड। और अगर डायरेक्टली पूछा जाए 65 सेकंड, 52 सेकंड, 70 सेकंड या 48 सेकंड, देन आंसर शुड बी 52 सेकंड। संविधान सभा ने जब इस राष्ट्रीय गान को मान्यता दी, जन गण मन को, इसकी गाने की अवधि 52 सेकंड। और अगर क्वेश्चन उठता है कि राष्ट्रीय गान की प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति, फर्स्ट रो और लास्ट रो को गाने का जो टाइम पीरियड है वह कितना है, तो ध्यान दीजिएगा। पंक्ति प्लस अंतिम पंक्ति को जो गाने की अवधि है 20 सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि राष्ट्रीय गान का जो पूरा जो गायन है, जो पूरी गाने की अवधि है, हम लोग सभी जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है कि 52 सेकंड में गाया जाता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय गान की प्रथम पंक्ति और जो अंतिम पंक्ति है इसको गाने की अवधि बताएं, तब आप लोग कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रखें, आपको जानबूझ के फंसाया जा सकता है। ऑप्शन ए 20 सेकंड, बी 52 सेकंड, सी 48 सेकंड, डी उपयुक्त सभी या नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, कुछ भी दिया जा सकता है। तब आप लोग ध्यान रखें, अगर गाने की अवधि पूरे की पूछी जा रही है तो 52 सेकंड, फर्स्ट रो और लास्ट रो के बारे में पूछा जा रहा है, देन आंसर शुड बी 20 सेकंड। तब हमारा जवाब होना चाहिए 20 सेकंड। तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा की अंतिम बैठक में मान्यता दी गई 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान से संबंधित अगली बात आपको बताई जाए
नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। राष्ट्रीय गान किस व्यक्ति की देन है? तो हम सभी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इस गीत की रचना हुई। या पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान किस शख्स की देन है? रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें गुरुदेव की उपाधि प्राप्त थी। सर्वप्रथम गाया गया 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन। 1911 में सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन ऑफ कांग्रेस में सबसे पहले गाया गया और गाया था गुरुदेव की भतीजी। गुरुदेव मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी ने, जिसका नाम बता दूँ आपको, सरला देवी चौधरानी। सरला देवी जो गुरुदेव की भतीजी थी, इनके द्वारा सबसे पहले इस गीत का गायन हुआ कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। और बात की जाए कि ये जो कोलकाता अधिवेशन था 1911 का, जिसमें इसको सबसे पहले गाया गया, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 1885 से लेकर के आज़ादी तक जो कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन हुए, उस सब में कोई ना कोई अध्यक्ष रहा। वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ बात की जाए अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता याद रखें प्यारे बच्चों, पंडित विशेषधर अध्यक्षता। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जब कांग्रेस का जो अधिवेशन था कोलकाता वाला, जिसमें सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रीय गान है गाया गया, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन? पंडित बिशन नारायण धर। मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय गान से संबंधित बहुत सारी बातें बताई अभी तक कि राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि जो है 52 सेकंड है। मान्यता मिली इसको 24 जनवरी 1950 को। प्रथम पंक्ति अंतिम पंक्ति को गाने की अवधि 20 सेकंड। नेक्स्ट बात की जाए तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इनकी जो देन थी है, और सबसे पहले इनको जिसने गाया उसका नाम सरला देवी। पहली बार कब गाया गया? कोलकाता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर। दो बातें और आपको राष्ट्रीय गान से संबंधित बताना चाहूँगा कि मूल भाषा राष्ट्रीय गान की पूछी जाए तो बांग्ला है, और इसका जो प्रकाशन है पहला, ये हुआ था साथियों 1912 में। एक पत्रिका थी जिसका नाम था तत्वबोधिनी। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मूल भाषा है बांग्ला राष्ट्रीय गान की, इसका प्रकाशन सबसे पहले कब हुआ? 1912 में। 1911 में गाया गया, 1912 में प्रकाशन हुआ है तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में। और जो इसका शीर्षक था, जो इसका शीर्षक रहा प्रकाशन का, वो नाम था भारत भाग्य विधाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि राष्ट्रीय गान का सबसे पहले प्रकाशन कब हुआ? 1912 में। शीर्षक क्या था उसका, टाइटल क्या था? तो हमारा उत्तर होना चाहिए भारत भाग्य विधाता। तो एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान को लेके, राष्ट्रीय गान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया
कहा जाता है। अब तक जो मैंने आप लोगों को राष्ट्रगान से संबंधित जो बातें बताई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन, ऑप्शन सी दोनों को, ऑप्शन डी कोई सा आंसर हो सकता है। जब 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा का जो ऐतिहासिक सत्र शुरू हुआ, उसकी शुरुआत उस समय वंदे मातरम से हुई थी और जो समापन था जनगण मन से हुआ। बट आज हमारे जो भारतीय संसद की शुरुआत होती है राष्ट्रीय गान से और समाप्ति होती है वंदे मातरम से। और 2016 से सभी सिनेमा घरों में आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी जो मूवीज़ वगैरह शुरू होती है उससे पहले राष्ट्रीय गान का उद्बोधन होता है। तो जो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय गान को कहा जाता है। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवादन किया, ट्रांसलेशन किया। इस वजह से 1919 से यह है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखना कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, राष्ट्रीय गान को। तो 24 जनवरी 1950 को पहली घटना राष्ट्रीय गान की, जिसे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ जो बातें मैंने बताई राष्ट्रीय गान से संबंधित याद रहेगी। अगली बात, इस बैठक से राष्ट्रीय गीत को मान्यता दी गई। राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग, फिर से नया क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया। जी हाँ, याद रखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। और इससे संबंधित पहली बात, गाने की अवधि 65 सेकंड। आप लोगों को ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है 1 मिनट और 5 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 5 65 सेकंड। तो राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। गाने की अवधि 65 सेकंड। जिस प्रकार से राष्ट्रीय गान की मूल भाषा बांग्ला, इसकी मूल भाषा संस्कृत। इसकी मूल भाषा दोस्तों संस्कृत। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। प्यारे बच्चों, याद रखें कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया और सबसे पहले इसको गाया गया, प्रथम गायन 1896 में। यह भी कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्षता की बात करूं तो याद रखना रहीमतुल्ला से। राष्ट्रीय गान जब पहली बार गाया गया तब कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन थी उसकी अध्यक्षता मैंने आपको बताया पंडित बिशन नारायण धर और साथ ही साथ प्रथम जो गायन था राष्ट्रीय गीत का वह भी कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन जो 12वां अधिवेशन था उसमें जो अध्यक्षता की रहीमतुल्ला सयानी। आज की क्लास में जो मैंने आपको संविधान सभा की पहली बैठक बताई 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर और जो उसके बाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947। इसके बाद हम लोग आए हैं अंतिम बैठक पे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में हम लोगों ने दो बड़ी बातें डिस्कस की, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 24 जनवरी 1950 को पहली घटना तो मैंने आपको बताई कि राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। दूसरी बात राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बारे में जो बातें थी मैंने आपको बताई। तो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी 24 जनवरी 1950 को,
राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अब बच्चों जो क्वेश्चन उठता है वो यह उठता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक में जो 24 जनवरी 1950 को ही है देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। कभी कभार हमारे दिमाग में यह क्वेश्चन यहाँ से उठना चाहिए, आरएस में पूछा भी गया है कि जो संविधान सभा ने प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना, क्या वे निर्वाचित थे, इलेक्टेड थे, क्या वो नॉमिनेटेड थे, मनोनीत थे? तो आज के समय में जो हमारे देश में जो पार्लियामेंट है वो राष्ट्रपति का चुनाव कराती है। यहाँ संविधान सभा की कार्यप्रणाली चल रही है, संविधान सभा शासन को चला रही है, संसद तो यहाँ है ही नहीं। तो जो क्वेश्चन उठता है कि क्या ये राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद जी थे इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे, निर्वाचित थे या मनोनीत थे? तो ध्यान दीजिएगा, इनका चुनाव हुआ, या दूसरे शब्दों में कहूँ ये निर्वाचित थे, इलेक्टेड थे। संविधान सभा इस समय 2 इकाइयों के रूप में काम कर रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव कराने का जिम्मा संसद के हाथ में होता है, तो इस समय संसद नहीं थी, लेकिन संसद की ही भूमिका निभा रही थी संविधान सभा, जिसने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव कराया। उस समय संविधान सभा जब एज ए पार्लियामेंट काम कर रही थी, संसद के रूप में काम कर रही थी, तब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे गणेश वासुदेव मावलेकर, जो हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने। हम बात करेंगे लोकसभा में। तो जीवी मावलेकर साहब ने लोगों से आग्रह किया, उस समय संविधान सभा में जो लोग थे उनसे आग्रह किया कि जिन जिन को राष्ट्रपति बनना है वो राष्ट्रपति के लिए फॉर्म फिल कीजिए, फॉर्म भरिए। तो उनमें किसी भी सदस्य ने भी फॉर्म नहीं भरा, सिर्फ एक सदस्य को छोड़ के, वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। तो एकमात्र फार्म आया देश के प्रथम राष्ट्रपति के लिए। इस प्रकार से इनका चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ। तो हम लोग कतई नहीं कह सकते कि ये मनोनीत थे, ये इलेक्टेड थे। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय गीत को मान्यता दी गई, राष्ट्रीय गान को मान्यता दी गई, और साथ ही साथ देश के प्रथम राष्ट्रपति को चुना गया। ये देश के प्रथम और एकमात्र अंतरिम प्रेसिडेंट थे, अंतरिम राष्ट्रपति। अंतरिम राष्ट्रपति बात करेंगे साथियों, जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अंतरिम राष्ट्रपति क्या होता है। अंतरिम राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 380 में मिलता है, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखें, जो 24 जनवरी 1950 है, इस तारीख को राजेंद्र प्रसाद जी को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और 2 महत्वपूर्ण बातें जो हमने की है, वे निर्वाचित थे और एक अंतरिम राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 380 के अंदर। एक महत्वपूर्ण बात और संविधान सभा को लेके, जो आज की हमारी अंतिम बात रहेगी। संविधान सभा 2 रूपों में काम करती थी साथियों। पहला, इसका मुख्य उद्देश्य संविधान का निर्माण। दूसरा, संविधान सभा का रूप एज ए पार्लियामेंट, संसद के रूप में। संविधान सभा 2 रूपों में कार्य करती थी, क्योंकि जो संसद है वो 1952 में अस्तित्व में आई। जब हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे तो संविधान सभा 2 रूपों में काम करती थी प्यारे बच्चों। जब संविधान सभा की बैठक संविधान के निर्माण को लेकर के होती थी, तब इसकी अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन यहीं से उठ जाता है कि जो व्यक्ति संविधान सभा का खुद अध्यक्ष है, क्या वह खुद को राष्ट्रपति बना सकता है? नहीं। तो जब ये राजेंद्र प्रसाद जी जब संविधान के निर्माण का कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा की बैठक एज ए पार्लियामेंट होती थी, तब इसकी अध्यक्षता करते थे
वासुदेव मावलेकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों कि जब संविधान सभा की बैठक संविधान के निर्माण को लेकर के होती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा की बैठक एज ए पार्लियामेंट होती थी तब इसकी अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मावलेकर। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आज की क्लास में साथियों हमने जो वर्किंग था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, पहली बैठक सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, दूसरे में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, 2 उपाध्यक्ष संवैधानिक सलाहकार जो BN राव जी थे। तीसरी बैठक का संबंध उद्देश्य प्रस्ताव से पंडित नेहरू जी के द्वारा रखा गया। इसके बाद आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947, आज़ादी के बाद संविधान सभा की सीटों की संख्या 299। इसके बाद जो अंतिम बैठक है 24 जनवरी 1950, पहली बात उसमें जो हुई कि राष्ट्रीय गान को मान्यता दी गई, दूसरी बात राष्ट्रीय गीत को मान्यता दी गई। दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया, आप लोग इसको ढंग से पढ़िएगा, बहुत ही नॉलेजेबल बातें थी वो। इसके बाद अंतिम जो सबसे बड़ी घटना थी 24 जनवरी 1950 को देश का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जो निर्वाचित थे, और इनका निर्वाचन हुआ जब संविधान सभा ने काम किया एज ए पार्लियामेंट, और उसकी अध्यक्षता की गणेश वासुदेव मावलेकर। तो गणेश वासुदेव मावलेकर की अध्यक्षता में देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव हुआ। मित्रों, इसके बाद की जो कहानी है, इसके बाद से जो संबंधित जो तथ्य है संविधान सभा से रिलेटेड, वो है संविधान सभा की समितियां और राजस्थान से संविधान सभा में प्रभाव, जो हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों में। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि गुरुजी 1 घंटे वीडियो हो जाए, तो 1 घंटे के वीडियो में हमारा तो डाटा ही चला जाता है। तो आप लोग जब पढ़ रहे होते हो तो 240 में आप लोगों को इतनी क्वालिटी मिल जाती है कि आप लोग बोर्ड पे लिखा गया डाटा आराम से देख सकते हो। तो बाकी बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। जय हिंद।